हेलो बच्चा लोग। आई होप आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया वो रिवाइज किया होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान में आई होगी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स था, इज़न्ट इट। अब हम बढ़ेंगे फटाक से आगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फटाक से इंडेक्स देख लेते हैं और याद कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो किस लेवल तक पढ़ा है, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो आपके इंडेक्स में जैसे हमने बात की थी कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, दिख रहा है कि सबको, तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी हमारा कवर कर लिया। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में यूनिट 1 भी हमारा कंप्लीट हुआ, जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हमने कवर किया, और यूनिट 2 भी हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया, जहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, आप लोगों को पता होगा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वो प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं कवर किया, एक्चुअली वो आगे है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। डन। अब मेरा पर्सनल सजेशन जो रहता है चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद, एक बेसिक कंप्लीट होने के बाद, विल बी शिफ्टिंग टू चैप्टर नंबर 2। अब आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यूनिट जो 1 है हमारा, दिख रहा है कि सबको, तो जो यूनिट 1 है उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा लॉ ऑफ डिमांड पे। अभी जो हम शुरू करेंगे वो यूनिट 2 शुरू करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। आपके 12th स्टैंडर्ड के सीक्वेंस अगर मैं डिस्कस करूँ, जिनका 12th हो चुका रहेगा उनको बता रहेगा लॉ ऑफ डिमांड बाद में आता है, पहले थियोरी ऑफ कंज्यूमर आता है, फिर लॉ ऑफ डिमांड आता है, एंड फिर उसके बाद हमारा लॉ ऑफ सप्लाई आता है, राइट। तो सीक्वेंस जो हमारा पढ़ने का होना चाहिए वो ये जो थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये हम पहले पढ़ेंगे, फिर जो उसके बाद जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट है, आई फील दैट शुड बी नंबर 2, एंड आप लोगों का जो सप्लाई वाला पार्ट है इट शुड बी नंबर 3। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सो दिस विल बी आवर बेसिक प्रोसीजर या सीक्वेंस, जिससे हम लोग क्विकली हमारा आगे का पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग इधर तक मेरे साथ हैं? बढ़ जाए आगे। सो आप लोग देख सकते हो कि ये अपना पहला पार्ट आ जाता है। अब हम क्विकली चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 2 का हम सीधा क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट। आई होप आपको समझ रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 से ज़्यादा आपको ये भी समझना ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर में एग्जैक्टली कौन से यूनिट्स कवर किए जा रहे हैं, कौन से यूनिट्स पढ़ाए जा रहे हैं। एवरीवन विथ मी? तो यूनिट्स भी बहुत मैटर करते हैं, बाकी चीज़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आसपास की। डन। तो अब हम क्विकली शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका आप नाम देख सकते हो क्या दिया हुआ है आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम। आ जाए क्विकली नाम देखें तो उसको बोला गया थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट आप देखोगे थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज चैप्टर 2 का यूनिट 2 पढ़ेंगे हम, यूनिट 1 बाद में कवर करेंगे। पहले बेसिक सबको समझ में आ गया? आ जाए, चलो बढ़ें क्विकली आगे। फाइन। सो अब हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, और अब हम जब चैप्टर नंबर 2 का क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, जो है थियोरी ऑफ क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसका बैकग्राउंड एक बार समझते हैं और फिर उसके ऊपर बाद में स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर का, इसके बारे में 12th में थोड़ा बहुत कवर्ड है। मैं ये एज्यूम करके डिस्कस कर रहा हूँ कि 2-5% आपने पहले पढ़ा होगा, तो उसके बेस पे हम थोड़ा क्विकली आगे का डिस्कशन करेंगे। बट ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एक लालची कंज्यूमर उस हमेशा अपने फ़ायदे के हिसाब से सोचता है। वो मार्केट में जाता है, वो खुद के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे कौन सी चीज़ लेनी है नहीं लेनी है। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर, स्वभाव समझने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि ये चैप्टर मोर ओवर साइकोलॉजी वाला पार्ट है, कि कंज्यूमर की फंडामेंटल साइकोलॉजी कैसे होती है, वो कैसे सोचता है, और वो अपने लाइफ के किस तरीके से डिसीजंस लेता है। इस बैकग्राउंड पे अपना पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, बैकग्राउंड पे चैप्टर घूमेगा। इस चैप्टर के अंदर अगर आप 12th से कंपेयर करें, जिनका 12th हो चुका है उनके लिए कुछ चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी तो कुछ अलग मिलेंगी, कुछ पढ़ी हुई चीज़ें भी बहुत अलग मिलेंगी, कुछ शायद आपने बहुत ज़्यादा 12th में डिटेल में पढ़ा रहेगा, यहाँ पर उतना डेप्थ में नहीं है। तो कोई ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो वहाँ पर शॉर्ट में पढ़े रहेंगे, यहाँ पर डेप्थ में रहेंगे। और थर्ड पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जो आप पढ़ोगे यहाँ पर वो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कुछ मिलेंगे जो शायद आज से पहले कभी नहीं देखे थे। मैं जो सीक्वेंस करा रहा हूँ उसमें यूनिट 2 करना इसलिए बेटर है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर मतलब यूटिलिटी वगैरह वाला पार्ट अपने जो पढ़ा रहेगा उसको यूटिलिटी वाला पार्ट कहते हैं, दूसरे जो पेट नेम है उसका।
बेटा ये पढ़ने के बाद लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड पहले पढ़ने का दिन ही पढ़ा जाता है। इवन लॉ ऑफ डिमांड की थियोरी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रेफरेंस है, डीएमयू का रेफरेंस है ऊपर यूनिट 1 में, यूनिट 2 का रेफरेंस दिया गया। तो जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट गड़बड़ है, तो हम लोग उसको उस तरीके से सॉर्ट आउट और सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे। बढ़े आगे, पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कराना चाहूँगा। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे इस चैप्टर का। मैं पहले आपको एक आउटलाइन और बैकग्राउंड लिखा के दे दूंगा, फिर हम इस चैप्टर की थियोरी डिस्कस करना शुरू करेंगे। डन? करूँ आगे, बढ़ूँ आगे? चलो बच्चा लोग, जब मैं इस चैप्टर के अंदर आ रहा हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा दैट जब मैं इस चैप्टर में आ रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। आपके इस चैप्टर में जो मेजर डीलिंग की जा रही है, जो मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, वो कौन सा पढ़ाया जा रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर, राइट? सो वी आर ऑन टू डिजिटल बोर्ड। ऑब्वियसली आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लगती है एंड इसके चर्चे बहुत दूर तक होते हैं, बट सॉरी, मैं कोशिश करूँगा, बट एक लेवल के ऊपर मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं कुछ कर पाऊँगा। डन? श्योर? बढ़ूँ आगे? चल, तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर आ गया। कंज्यूमर बिहेवियर जो अपना पहला पार्ट शुरू हो जाता है, उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। मैं आपको ना एक ब्रॉडली हेडिंग्स दे देता हूँ पहले इस चैप्टर के अंदर की, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या रिलेवेंट है, राइट? फिर आप धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो आप इस हेडर वाइज इस चैप्टर को ट्रेस आउट कर सकते हो, राइट? तो अगर आप इस चैप्टर के अंदर आए तो अगर मैं इसका एक ट्री डायग्राम टाइप बनाऊँ, पहले मैं लिख लूँगा, आप बाद में लिखना, घाई मत करना। इस चैप्टर के अंदर अगर सबसे पहले पढ़ाऊँ तो एक बेसिक पॉइंट इस चैप्टर में पहले कवर किया गया है, जिसका नाम है नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। अभी एक बेसिक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि एक कंज्यूमर ह्यूमन है और उसके वांट कैसे रहते हैं। तो ये ऑलरेडी जो हमने पहले चैप्टर से पढ़ा हुआ है वो वाला कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बेसिक वाला एरिया है अगर आप समझें। दूसरा, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो अगला आपका फेवरेट आता है, दैट इज लॉ ऑफ, बोल जल्दी कौन सा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डन? तो ये लॉ ऑफ डीएमयू है। इसके अंदर ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत तेरे को तेरा पहले से रिपीटेड मिलेगा। इस लॉ में जब तू पढ़ेगा तो बेटा सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू में तुझे क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर अगर मैं तुझे बताऊं तो तुझे इसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ने बेटा? इसके अजम्पशंस। डन? फिर दूसरा नंबर 2, लॉ ऑफ डीएमयू में तू अजम्पशंस के बाद क्या पढ़ेगा, तो तेरे को भी पता है बेसिक जो तेरा लॉ है वो पढ़ना है। फिर अजम्पशंस के बाद इस चैप्टर के अंदर, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर, तो बेसिकली उसके क्या पढ़ता है, अगर तेरे को याद होगा तो क्या पढ़ते मुन्ना अपन? एक्सेप्शन। पढ़ा है ऐसा कभी? फिर एक्सेप्शंस पढ़ लेने के बाद हम आगे क्या पढ़ने जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, बता दे जल्दी। उसके एक नया कॉन्सेप्ट या यहाँ पर थोड़ा डिटेल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज लिमिटेशंस। सो तुझे लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है, लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर अजम्पशंस पढ़ना है, फिर लॉ पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और फिर उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। डन? फिर एक जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा वो है कंज्यूमर सरप्लस। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। अनफॉर्चुनेटली आपके 12th स्टेट बोर्ड के अंदर इसको इतना डिटेल में कवरेज नहीं था, भाव नहीं था, इतना डिटेल में इसको कवर नहीं किया गया है, इसीलिए वो उतना अच्छे से कवर नहीं हुआ। बट यहाँ पर मैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग ट्री डायग्राम थ्रू पूरा चैप्टर और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा, तो आप लोगों को समझने को भी ईजी जाएगा। बढ़ूँ आगे? और फिर जो अगला वाला और आखिरी और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इन डिफरेंस कर्व। अब जो लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ वहाँ पर वो डिटेल में कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा, बट यहाँ पर जब आप इंडिफरेंस कर्व में आओगे तो इंडिफरेंस कर्व आपका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, राइट? जैसे हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, हर जगह पे कॉन्सेप्ट पढ़ने और उसके लिमिटेशंस पढ़ने हैं।
जैसे आप जब कंज्यूमर सरप्लस पढ़ोगे तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, और फिर हम उसी कंज्यूमर सरप्लस के क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस। बट जब आप इधर आओगे तो इधर कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे पढ़ने के हैं। तो एक एक करके अगर अपन लिस्ट आउट करें, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये आपका बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों इंडिफरेंस कर्व बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपको अगर इसका शॉर्ट में एक लिस्ट डिस्कस कर लूँ तो इंडिफरेंस कर्व में, राइट, जस्ट मिनट, इंडिफरेंस कर्व में आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलने वाला है, राइट। तो देखते हैं एक करके। सबसे पहले आपको इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्सेप्ट है उसका पढ़ना है अजम्पशन। क्या पढ़ना है? इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस। तो पहले आपको सबसे पहले उसके अजम्पशंस पढ़ाए जाएंगे कि किस लॉजिक पे वो बना हुआ है। मैं फिलहाल सिर्फ हेडिंग डिस्कस नहीं कर, लिख लेने का, ये बाद में एक बार जब अपन पढ़ेंगे तो एक एक करके। ये एक आपको समरी चार्ट में पहले ही बना के दे रहा हूँ इस यूनिट का, तो आपको ईजिली जाएगा कि ये यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बराबर क्या। तो इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व के आंसर अजम्पशंस पढ़ेंगे, और फिर इंडिफरेंस कर्व का मेन कॉन्सेप्ट कवर होगा। डन। फिर इंडिफरेंस कर्व का मेन कॉन्सेप्ट कवर होने का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंडिफरेंस मैप। डन। फिर इंडिफरेंस मैप के बाद वो लोग आपको पढ़ाएंगे एक उससे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जिसका नाम है MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डन। तो उसके बाद आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा इंडिफरेंस कर्व का MRS आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद एक बहुत ही एग्जाम फेवरेट हेडिंग जो आती है वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट, पक्का, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फिर उसके बाद आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है दैट इज बजट लाइन। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा पढ़ने के लिए वो आता है बजट लाइन के बाद जो आपको अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिफरेंस में मिलेगा वो आता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बेटा ये हो गया चैप्टर का मैकेनिकल डिस्कशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये तेरे चैप्टर का एकदम ही मैकेनिकल डिस्कशन। मैं इसको छुड़ा करके आपके स्क्रीन पर पूरा ले लूँ अगर 2 मिनट के लिए, तो एकदम ही प्योरली अगर मैं बोलूँ आपके साथ तो ये मैकेनिकल डिस्कशन हो जाता है आपका चैप्टर 2 यूनिट 2 का। ये पूरा मैकेनिकल डिस्कशन है, इसके अंदर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे। ये तो सिर्फ चैप्टर का एक ओवरव्यू ट्री चार्ट है जो आपको रिवीजन के वक्त भी काम आएगा। बट जो मेन चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो मेन पार्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे वो इसके बाद से पढ़ना, मतलब ये हो जाने के बाद जब मैं इसको लिखाऊंगा डिटेल में तब आपको एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने का है। डन क्या? फाइन, श्योर। चले बढ़े आगे। इसमें आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जो आपका जो बेसिक ये है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है, सॉरी वो इधर हट गया, इसको इग्नोर करेंगे आप इतने को। यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इधर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ट्री एक बार अपनी बुक में लिख लेना है इसको पॉज करके, और उसके बाद का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा हम वो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फाइन, वो शायद आपके स्क्रीन पे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग ये वाला ब्रांच अपनी साइड से नोट कर सकते हैं। डन। पढ़ूंगा आगे, शो। चल, सो विल बी क्विकली कमिंग टू दी हमारे नोट्स पे आ जाते हैं और अभी नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ से एग्जैक्ट अपना वापस कंसेप्ट कंटिन्यू करते हैं। डन। चलो, अब जैसे मैंने आपको ट्री में पहले लिखा है, पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऑब्वियसली मैं ट्री वाइज थोड़ा जाऊंगा थोड़ा नहीं जाऊंगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप मार्किंग कर सकते हो कि सब कवर हो चुका है। देखो ऐसे करने से आप लोगों को एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आ जाता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने है। जैसे आप देखोगे मेन 4 ब्रांच में से सबसे बड़ा ब्रांच आखिरी वाला है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, और जो थोड़ा बहुत नया भी है अपने लिए। आ जाए फटाक से थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, राइट। तो कंज्यूमर बिहेवियर की जो पहली थियोरी उसके स्टार्टिंग में आपको दिया गया नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, आपको क्लियर कट दिया हुआ है ह्यूमन वांट्स कैसे होते हैं, क्या होता है। ये समवॉट आप लोगों का वापस बेसिक और बचपन वाला पार्ट है जहाँ पर हम हमेशा ये पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन वांट कैसे होते हैं और ह्यूमन एक लालची इंसान जो एक लालची होने की वजह से उसके वांट क्या होता है।
तो आपको वही पता है, घिसी-पिटी कहानी है, स्टोरी वही है, हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स क्या है, लिमिटेड है। ज़रिए जिनसे हम वो वांट पूरी करेंगे उसकी प्रपोर्शन कितनी है, लिमिटेड है, बट हमारे जो वांट्स है सामने वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो वही वहाँ पर बोला गया है। और बट ये लॉजिक बहुत काम का है, इसके अंदर का स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है, बेसिक है बेटा, बट इसका आगे वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम का है जो हम अभी अगले 2 मिनट का डिस्कस करेंगे। पहले हम जाते हैं वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं भाई नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स के अंदर, दैट ऑल डिज़ायर, टेस्ट obviously and motives of human beings are called basically want। आपके सारे टेस्ट, आपके सारे हैबिट्स, आप जो भी बोलते हो मुझे इस चीज़ की आदत है, तो आदत है तो आप उसको क्या कर रहे हो, वांट कर रहे हो, है ना। अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारा यश यश को कुछ चीज़ें की आदत है, हाँ अभी ये आदत है, अभी कुछ कर नहीं सकते उसको। अरे मैं गंदी सोच वालों, नालायकों, मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। आदत है मतलब उसको कुछ चीज़ों की आदत है, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो इज़ डाइंग, वो तो उसको रोज़ हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाने की आदत लग चुकी है, नहीं खाता तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं वैसी बातें कर रहा हूँ, तुम गंदी सोच हमेशा। तो हमारे यश को कुछ चीज़ों की आदत है तो वो डेफिनेटली उसको वांट करेगा, उसकी इच्छा है, वो चाहिए उसको। फिर आप लोगों को पता है कि भाई उसके सारे डिज़ायर्स जो होंगे और मोटिव्स जो रहेंगे, दैट ऑब्वियसली बिकम्स वांट्स। वांट में अराइज ड्यू टू क्या रहे, एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस। एलिमेंट्री मतलब जो आपके बेसिक एलिमेंट्स है, जो चाहिए मतलब जो नेसेसरीज होती हैं। मैं जानबूझ के टर्म नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि आगे उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है। और आपकी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है उसके बेसिस से आपको कुछ चीज़ें चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें एलिमेंट्री होती है जो आपका बेसिक पार्ट है, जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान टाइप। और कुछ चीज़ें आप खुद अपने लिए बना लेते हो कि भाई मुझे ये भी चाहिए, जो आपके साइकोलॉजिकली वांट्स क्रिएट होती है। Since the resources are unlimited, we have to choose between the urgent wants and that the not so urgent wants, isn't it? ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, उसके वजह से कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है बेटा, चॉइस मेकिंग का, कि भाई इसके बदले में ये लेंगे, उसके बदले में वो लेंगे, वगैरह वाली चीज़ें। डन। तो ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंसान की वांट के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या फीचर्स रहेंगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कि भाई आज जैसे हम हर कोई वांट करता है, हर कोई कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आती, डिमांड एंड वांट आर डिफरेंट, राइट। यहाँ पे हम वांट मतलब डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं। तो आप जो कुछ चीज़ वांट कर रहे हो मतलब आप आपकी डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हो। बेटा अगर आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप अल्टीमेटली आपकी डिज़ायर दे रहे हो, इजंट इट। तो आपको ही बोला गया कि वांट मतलब आपकी क्या आ गई, डिज़ायर, राइट। तो आपके वांट कैसे होते हैं, तो वांट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो लोगों की वांट होती है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि एक इंसान किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक गिर सकता है, राइट। तो एक इंसान की जो वांट होती है, वो वांट कैसी होती है, दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड इन नंबर। आपको नहीं लगता, दे आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। लालची कहीं के, तुझे हर कोई चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, एक वांट पूरी हुई दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी आ जाती है ना, लालची कहीं के। तेरी वांट हमेशा क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बोला है, दे नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, है ना। छोटा था तो बोलते थे साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, घर वालों ने साइकिल दी, वो वांट सेटिस्फाई हुई, लगे दूसरी वांट, पापा पापा बड़ी साइकिल चाहिए बड़ी साइकिल चाहिए। फिर उसके बाद बड़े में बोले सर गाड़ी चाहिए पापा, गाड़ी गाड़ी। फिर गाड़ी का बोले अब एकदम स्पोर्ट्स बाइक KTM वगैरह चाहिए, वो हो गया। फिर उसके बाद बोलेगा फिर कार चाहिए, कार के बाद बोलेगा हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, शिप चाहिए, अरे नालायक। फिर बोलेगा मेरे को स्पेसशिप चाहिए, भाई मार्स पे जाने का है। तो तेरे बेटा वांट जो है ना कंप्लीटली कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। फॉर अ टाइम बिंग एक आधी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, बट सारी वांट्स कंप्लीटली कभी भी सेटिस्फाई होने वाली नहीं है। दूसरा फीचर क्या है वांट के अंदर, वांट डिफर्स इन इंटेंसिटी, राइट। पहला सबको समझा, अब हम दूसरे पे आ रहे हैं, दैट इज वांट डिफर्स इन इंटेंसिटी। सम आर अर्जेंट एंड अदर्स फल्स लेस इंटेंसली, राइट। कुछ वांट जो होती हैं वो आपकी क्या रहती है, एकदम ही बोले तो अर्जेंट, और कुछ क्या रहती हैं, लेस इंटेंसिटी रहती है, अभी क्या अभी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वांट में एक और एक फीचर होता है कि वो डिफ़र करते हैं, किस चीज़ में डिफ़र करते हैं, इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा देर को उसकी अर्जेंसी है, राइट। जैसे अगर फिर फॉर एग्जाम्पल अपने यश को आदत लग गई है, लत लग गई उस चीज़ की, तो उसको वो चाहिए, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जिस चीज़ के लिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है वो उसके लिए वांट ज़्यादा रखेगा। कुछ चीज़ें जो शायद वो पोस्टपोन कर सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन लेना, लॉकडाउन आ गया, आपका प्लानिंग था 12th के बाद पापा आपको नया मोबाइल फ़ोन लेके देने वाले थे, 12th एग्जाम्स का प्रॉमिस किया था, एकदम वाला सच्चा प्रॉमिस था, बट अभी क्या करें, लॉकडाउन आ गया। तो चीज़ें आप पोस्टपोन कर सकते हो।
बट अगर आप बीमार हो, आपको मेडिसिन चाहिए, तो शायद आप वो पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो मेडिसिन के लिए आपकी वांट कंपेरेटिवली ज़्यादा हो गई। डन। हाँ, लीकर शॉप बनते हैं, मेरे को भी पता है, गंदे गंदे एग्जाम्पल मत लो। उसका आता है ईच वांट इज सैटिस्फाइबल। हम इकोनॉमिक्स में अगर बोलेंगे तो तेरी वांट है तो वांट सेटिस्फाइबल ही होगी। अगर तूने लॉ पढ़ा रहेगा, तुझे भी पता है जो चीज़ें इम्पॉसिबल है उसको हम कहीं पे कंसिडर नहीं करते, भाव नहीं करते देते। जैसे फॉर एग्जांपल, यश की अपनी दो वांट है। एक है उसको पिज़्ज़ा खाना है, दूसरी वांट है उसको मार्स पे जाना है। अभी टेक्निकली आज के डेट में मार्स पे जाना इज अनसेटिएबल, शायद वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मार्स पे जाने वाली उसकी विश को इकोनॉमिक्स वांट ही नहीं कंसिडर करेगा। इकोनॉमिक्स वांट उसी को कंसिडर करता है जो क्या है, सेटिएबल है, जो पॉसिबल है। हाँ, लॉकडाउन रहेगा तो शायद पिज़्ज़ा खाना भी अनसेटिएबल हो जाएगा, जो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। बट इकोनॉमिक्स में वांट मतलब वही चीज़ें जो क्या होती है बेटा, सेटिस्फाइबल, दैट इज सेटिस्फाइबल, जिसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। डन। बढ़ूँ आगे? श्योर। फाइन। तो आप देख सकते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ फीचर, दैट इज फोर्थ आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई ह्यूमन वांट्स किस तरीके की होती है, एक लालची इंसान की ज़रूरतें किस तरीके की होती है। तो आपने देखा कि वांट्स आर competitive. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है that they compete each other for satisfaction because resources are scarce to satisfy all wants. राइट। वांट्स एक दूसरे से कंपीटेबल रहती हैं, आप कंपीट करते हो एक दूसरे से। क्यों? देखो, आपके मन में बहुत सारी वांट्स हैं, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी करना, वो भी करना। तो हमने जिस ऊपर डिस्कस किया कि वो वांट जो सेटिस्फाइबल है, पहले तो वही कवर होंगी, और सेटिस्फाइबल के अंदर भी जो जो सेटिस्फाइबल वांट्स है वो आपस में कंपीट करते हैं। मतलब तेरे अंदर तूने वो पिक्चर देखा रहेगा, दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो आदमी आगे खड़े हो जाते हैं ऊपर, ये तो वैसे समझ, तेरी दो वांट्स तेरे आजू बाजू आगे खड़ी रहेगी। एक वांट बोलेगी मैं, मुझे पूरा कर, दूसरी वांट बोलेगी मुझे पूरा कर। दे विल कम्पीट अमंग ईच अदर टू गेट सेटिस्फाइड, राइट। दे कम्पीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है। अगर रिसोर्सेज पूरे होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, डिस्कशन ही खत्म हो जाता, राइट। तो हमने देखा सबसे पहले वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, दे नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। वो डिफर करती हैं इंटेंसिटी वाइज, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, किसी की कम रहेगी। बट एक चीज़ ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स में वांट उसे ही कहा जाएगा जो सेटिस्फाइबल रहेगी, सेटिएबल रहेगी। और अगला जो था वो compete करते हैं, दे आर कम्पिटिटिव इन नेचर। फिफ्थ फीचर पे आ रहा हूँ मैं, वॉट वांट्स आर कम्प्लीमेंट्री, सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड्स और ग्रुप ऑफ गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। तो ऐसे वांट्स काफ़ी सारी कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, कॉम्पिटिटिव भी ऊपर बोला है, इधर कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला है। मतलब एक वांट पूरी करने के लिए देखो मल्टीपल चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है। जैसे तेरे को फॉर एग्जाम्पल कल तूने सोचा कि मेरे को पार्टी करनी है, राइट। तेरा मूड हो रहा है कि भाई मेरे को पार्टी करनी है, या तेरे को मूड हो रहा है मेरे को पिक्चर देखने जाना है। एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अकेले नहीं जाता, तो दो तीन फ्रेंड्स के साथ ही जाएगा, मूवी देखने जाएगा। या कुछ लोग होते हैं जो अकेले भी मूवी देखने जाते हैं। बट अगर वो मूवी देखने जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो देखो दो चीज़ों की ज़रूरत है, फ्रेंड्स की भी ज़रूरत है पहली चीज़, तो अकेला नहीं जा सकता, और पैसे भी चाहिए। सिर्फ पैसे होके नहीं चलेगा, और फुकट सारे फ्रेंड्स होके भी नहीं चलेगा। दोनों चीज़ों की अपने को साथ में साइमल्टेनियसली ज़रूरत है। डन। फिर अगला क्या बोला है तेरे को, वांट्स आर आपके कॉम्प्लीमेंट्री थे, क्योंकि मल्टीपल गुड्स लग सकते हैं एक वांट को पूरा करने के लिए। तो वांट्स आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। मतलब क्या, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस होते हैं। तेरे वांट्स में भी तेरे पास ऑप्शन होते हैं कि मैं ये वांट पूरी करने के लिए इस तरीके से पूरा करूँ, मतलब ये वांट हो सकती है, ये वांट। जैसे फॉर एग्जांपल तेरी वांट है गाड़ी लेने की, तो गाड़ी में भी आगे तेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या कि भाई तू कौन सी गाड़ी लेने की बात कर रहा है, कौन सी गाड़ी मतलब क्या कि तू भाई एग्जैक्टली कौन से व्हीकल के लिए प्लान कर रहा है। दैट इज़ तेरे को ड्यूक लेने की है, तेरे को फॉर एग्जांपल कोई अपनी ये वाली बुलेट लेने की है, तो कौन सी गाड़ी लेने की। तो अंदर वांट्स में भी तेरे पास बेटा क्या रहते, बहुत सारे अल्टरनेटिव। अगला वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या, दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आई होप सबको सब्जेक्टिव का मतलब पता होगा। सब्जेक्टिव मतलब डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और रिलेटिव मतलब डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट। दैट इज सिचुएशन टू सिचुएशन। तो भाई वांट्स क्या है, सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव है। तो भाई तेरे लिए वांट अलग रहेगी, मेरे लिए वांट अलग रहेगी, तो वांट पर्सन टू पर्सन अलग होती है।
जगह टू जगह भी अलग रहेगी। आपको भी पता है कि भाई अगर आप नासिक में हो तो शायद आप अलग चीज़ों की डिमांड करोगे, कल आप राजस्थान में जाओगे तो अलग चीज़ों की डिमांड करोगे, हिली एरिया में जाओगे तो अलग चीज़ों की डिमांड करोगे, जगह पे अलग होता है, एज वाइज भी आपकी वांट डिफर करती, छोटे थे तो अलग चीज़ें डिमांड करते थे, बड़े होकर नखरे बढ़ गए, अलग चीज़ें डिमांड करोगे, वांट करोगे, राइट। वांट वेरी विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, उसी को आगे एलॉबरेट है एक तरीके से, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन वांट क्या करती है, वेरी करती है। Some wants recur again, whereas the others do not occur again and again. Again, want ऐसी भी हो सकती है, कुछ ऐसे wants हो सकते हैं जो again and again arise होंगे, तो कुछ ऐसे wants होंगे जो again and again arise नहीं होते। Done? Sure? चल, उसके बाद क्या बोला है? Wants may become an habit and custom. Yes. जैसे यश हमारा एक बार जब वो 10th पास हुआ था तभी नया नया उसने वांट किया, डिज़ायर की, वही चीज़ की, और जब उसने एक बार वो चीज़ कंज्यूम कर ली, फिर अब वो एडिक्ट हो चुका है, अब वो उसे बार बार चाहिए, उसे अगर वो नहीं मिला तो वो परेशान हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है उसकी कि उसको चाहिए। तो पहले उसको एक हाथ थोड़ी सी वांट थी उस चीज़ के लिए, अब धीरे धीरे वो हैबिट बन चुकी है। अरे पिज़्ज़ा खाने की बात कर रहा हूँ, तुम लोग भी है ना गंदी सोच वाले, राइट। तो उसने पहले एक बार पिज़्ज़ा नया नया खाया, उसको पहले से लगता था क्या शी अच्छा नहीं रहेगा, उसने खाया और उसके बाद अभी उसको रोज़ की आदत हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से वांट आपकी धीरे धीरे क्या बन जाती है, हैबिट्स। कुछ जगहों पे वांट्स हमारी परंपराएं बन जाती हैं कि भाई ये चाहिए ही ऐसा। छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिक एग्जाम्पल, हर पूजा करने से पहले नारियल फोड़ना पड़ता है, तो नारियल बिकम योर कस्टम, यूजिंग द नारियल इज अ कस्टम, तो यू ऑलवेज वांट, यू ऑलवेज डिमांड अ नारियल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस और cultural event function, right? Wants are affected by income, taste, fashion and advertisement and social customs। बराबर बच्चा लोग, आपने यही थोड़ी बहुत थियोरी अगर 12th में पढ़ी होगी तो यूटिलिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ी होगी। तो यूटिलिटी था, वो लॉजिक अलग था, ये यूटिलिटी के फीचर अलग है, ये वांट के फीचर अलग है। भले देखो अंदर फीचर सिमिलर देखने को मिलेंगे, बट वो वांट की बात चल रही, वो यूटिलिटी की बात थी, ये वांट्स की बात चल रही है। अरे जान, दोनों अलग है। वहाँ पे आप लोग क्या करते थे, यूटिलिटी मतलब बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखते थे, राइट। यहाँ पर आप लोग क्या देखते हो, वांट। आप क्यों किसी को डिजायर करोगे, डिमांड करोगे, इजंट इट सो। तो आगे आपको बोला गया है कि वो क्या है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करती, इनकम पे, भाई जिसकी जितनी इनकम उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें वांट करता है। काफ़ी बार इनकम नहीं, टेस्ट मैटर करता है। कुछ जगहों पर आप फैशन को देख के इन्फ्लुएंस होते हो, एडवर्टीजमेंट आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और जो सोशल कस्टम्स हैं, सोशल कस्टम मतलब समाज ने बनाए हुए जो बेसिक कस्टम है, जैसे आज के डेट में मोबाइल फ़ोन होना, ये एक बेसिक कस्टम ही हो गया है, इजंट इट सो। तो इस तरीके से आपके कस्टम्स आ जाते हैं उसके अंदर। वॉन्ट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेज सच एज नेचुरल इंस्टिंक्ट, सोशल ऑब्लिगेशन एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, राइट। काफ़ी जगहों पे आप वांट क्यों होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट मतलब तुमको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। कुछ जगहों पे सोसाइटी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डालती है, मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या आपके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। आप देख रहे हो सिमिलर पॉइंट, उसी को वापस एलाबोरेट किया गया। बढ़ूँ आगे। तो अभी तक हम लोग, अगर आपको हेडिंग याद होगी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा नेचर ऑफ ह्यूमन वांट। हेडिंग के अंदर है हम ह्यूमन वांट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर हमने फीचर्स देखे ह्यूमन वांट्स के अलग अलग, दे वर वेरी बेसिक, एवरीवन विद मी। अब ये वाला पार्ट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा भी करूँगा, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे भी। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स वांट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, दैट इज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आई होप सबको एक चीज़ पता है, नेसेसरीज इज नॉट इक्वल टू नेसेसरीज मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, नेसेसरी इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है नेसेसरीज, बोल जल्दी, राइट। किसके इक्वल नहीं है नेसेसरीज, हमारा नेसेसिटीज़ के इक्वल नहीं होता। नेसेसिटीज़ अलग चीज़ हैं और नेसेसरीज़ अलग चीज़ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नेसेसिटीज़ और नेसेसरीज़ के ऊपर डिस्कशन मैं नीचे करूँगा, बट इतना याद रख, नेसेसरीज़ अलग कॉन्सेप्ट हो गया और नेसेसिटीज़ अलग कॉन्सेप्ट हो गया। पर ये चीज़ सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर है तेरे को। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ बेटा, कंफर्ट, लग्जरी। आई रिपीट वापस 3। ये लोग कहते हैं कि आप वांट्स को, आपकी ज़रूरतों को, इस वांट्स को अब मैं रिलेट करूँगा। ये वांट्स मतलब समझ, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की।
अब यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ वॉन्ट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मतलब ऐसा समझ, गुड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब इसको और थोड़ा एलोबरेट करके समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वांट मतलब तू क्या वांट कर रहा है, गुड्स, मतलब जब मैं यहाँ पे बेटा गुड्स बोल रहा हूँ तो तेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बातें कर रहा हूँ। ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए जब भी यहाँ पे गुड्स बोलेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है। आप वांट क्या करते हो अल्टीमेटली, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सिंपल भाषा में कमोडिटीज़। बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, मैं यहाँ पे आधा चार्ट बनाऊंगा, आधा बाद में डिस्कस करूंगा। गुड्स बोलो, सर्विसेज बोलो, वांट्स बोलो, इसको हम दो लोगों के एंगल से डिस्कस करते हैं, बराबर, पक्का? मतलब मैं इसको चाहूँ तो दो ही लेता हूँ, आगे का बाद में मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। तो इसको हम दो लोगों के एंगल से डिस्कस करते हैं। एक आ गया आप लोगों का कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हो गया आप लोगों का प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हो गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक हो गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर। बेटा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तू बात करता है ना, तो ये 3 क्लासिफिकेशन आते हैं। वापस बोल रहा हूँ, जब तू कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा तो ये 3 क्लासिफिकेशन आएंगे। जैसे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तू गुड्स को बोलेगा कि वो नेसेसरीज हैं, अरे ध्यान में, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेगा कि वो कंफर्ट्स हैं तेरे लिए, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेगा वो तेरे लिए लग्जरीज हैं। प्रोड्यूसर का जो डिफरेंशिएशन है इसको मैं बाद में समझाऊंगा जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर, मतलब कौन से चैप्टर पे आएंगे, यूनिट 3 पे जब हम आएंगे, दैट इज जब हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूँगा। अभी मैं इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, इसको फिलहाल के लिए मैंने पेंडिंग रखा हुआ है। मैं वापस कह रहा हूँ, गुड्स कैन बी क्लासीफाइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या, कंज्यूमर। कंज्यूमर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो गुड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। बढ़ूँ आगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आते हैं कि करके तीनों को समझते हैं। बेटा मैं कंज्यूमर हूँ, आज मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल, आज एकदम बेसिक एग्जाम्पल समझ बेटा, मम्मी गई आज किराने की दुकान में और किराना लेकर है। अब जब किराने की बैग मम्मी भर के लेके आई, अब छोटे रहते होगे तब आप बहुत एक्साइटेड रहते होगे, अरे मम्मा मेरे लिए चॉकलेट लाई कि नहीं लाई। अब तुरंत किराने का जैसे सामान घर पे आता होगा, सबने किया होगा बचपन में, राइट? जैसे मम्मा किराने का बैग भर के लाती थी घर पे, आप तुरंत खोल के देखते थे, और इसमें मेरे लिए मैगी लाई है क्या नहीं, चॉकलेट लाई है कि नहीं मम्मी, ये सब चीज़ हम तुरंत चेक करने की कोशिश करते थे, याद आ रहा है? अब जब आप ये सारी चीज़ें देखते थे बेटा, तब आपको नहीं लगता था कि बेसिकली अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो किराने की जो बैग मम्मी लेकर है उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम नेसेसरीज वाली होती थी, ज़रूरत की चीज़ें होती थी। कुछ चीज़ें शायद उतनी ज़रूरत की नहीं होती, जैसे चॉकलेट, मैगी, ये सारी चीज़ें अब आपके मज़े के लिए ले लो, आपको अच्छा लगता है, बट वो ज़रूरी नहीं हो। ऐसा नहीं कि उसके बिना आप जी नहीं पाओगे, अरे धन। वैसे ही जब तू अगर तेरे महीने का एक्सपेंडिचर देखे, एक साल का खर्चा देखे, मतलब तूने साल भर में क्या खर्चा किया, घर पे बैठे एक बार और पिछला ईयर, एक साल पहले का खर्चा टोटल निकाले, समझो 2019 जैन से दिसंबर देखे एक मिनट के लिए कि 2019 ये साल में आपने क्या क्या खर्चा किया। अगर आप उसको लिस्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो खर्चे किए, खर्चा किया मतलब अल्टीमेटली आपने डिमांड किया। डिमांड किया मतलब कहीं ना कहीं वो वांट थी आपकी, राइट ना? आपको एक चीज़ पता होगी, हम लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे तब मैं वापस डिस्कस करूँगा, वांट मतलब डिज़ायर हो गई आपकी, राइट? तो ईच एंड एवरी डिज़ायर इज़ नॉट अ डिमांड। हर एक वांट डिमांड नहीं होती, बट हर एक डिमांड वांट तो होगा ना तेरा कहीं ना कहीं। आई रिपीट, हर एक डिज़ायर, तो जिस चीज़ को इच्छा करता है, वांट करता है, वो तेरी डिमांड की बात नहीं है, बट जिसको तू डिमांड कर रहा है वो तेरी डिज़ायर तो थी ना। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ आपके डिमांड्स की, तो अगर मैं आपके डिमांड की बात कर रहा हूँ तो लॉजिकल बात है कि मैं डिज़ायर्स की, डिमांड मतलब अल्टीमेटली वो डिज़ायर ही वांट ही थे आपके। तो तूने पिछले एक साल में जितनी भी चीज़ें खरीदी वो सारी तेरी वांट थी, वो सारी तेरी डिज़ायर थी, राइट? तो खुद समझ, जो तूने पिछले एक साल में डिज़ायर करके चीज़ें खरीदी, वांट थी, और वो चीज़ें खरीदी, वो तो एक तरीके से जो तूने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर मतलब ही क्या किया तूने, वो चीज़ें खरीदी, कंज्यूम किया वो चीज़ों को। अब तो लिस्ट बना, उसमें से कौन सी चीज़ें तेरे लिए एकदम ही ज़रूरी थी, रेगुलर चीज़ें जो काम की थी, एकदम ज़्यादा वाली, कौन सी चीज़ें थी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी जो शायद इतने काम की नहीं थी, बट वो थोड़ी हो रही थी तो अच्छा होता। और एक चीज़ ऐसी होती है जो एकदम ही आपने शौक पानी के पूरा करने के लिए लिया, जिस जो नहीं भी होता तो भी चल जाता। तो इस तरीके से आपके नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज होते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। डिस्कस करते हो आपने आपके माइंड में ये सोचना है कि आपने आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ ऐसे कमोडिटीज़ पे स्पेंडिंग की है।
राइट। देखो ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपने कहाँ स्पेंड किया है मुझे क्या पता, तो आपको थोड़ा साइमल्टेनियसली सोचना पड़ेगा अपने लेवल पे मेरे साथ। डन। फॉर्मली रीड करें बेटा। नेसेसरीज, नेसेसरीज आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। क्या वर्ड यूज किया गया है? एसेंशियल फॉर लिविंग। बट नेसेसरीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 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 किस में हमने उसको सब डिवाइड किया है? नेसेसरीज फॉर लाइफ एक पार्ट, नेसेसरीज फॉर लाइफ जिसको अपन एग्जिस्टिंग बोलते हैं। दूसरा है नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी एंड क्या? कन्वेंशनल नेसेसरीज। ये तीन है आपकी, राइट। एक आ गई आप लोगों की सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सी 3 कैटेगरीज है? एक नेसेसरी फॉर लाइफ या एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी नेसेसरीज जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, एक ऐसी नेसेसरीज जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और एक कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पुराने, ओल्ड एजेड, पुराने सोच की नेसेसरीज। एक एक करके अपन तीनों को समझते हैं। पहले पे आते हैं नंबर 1, दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। नेसेसरीज फॉर लाइफ आर थिंग्स नेसेसरी टू मीट द मिनिमम साइकोलॉजिकल नीड्स। बट एकदम क्लियर कट शब्द बोला है, राइट। सॉरी, मिनिमम फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब आपकी जो बॉडीली नीड्स है, आपके शरीर को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, सच एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। तो जिसको आप लोग फूड के लिए रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, जो आपकी फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स होती हैं। आ रहा है क्या? फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स होती है शरीर के लिए, बेसिक जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बराबर ना। वो चीज़ों को, वो नीड को अपन क्या बोलते हैं? उन तरीके के गुड्स को, उन तरीके के वांट को क्या बोला जाता है? नेसेसरीज फॉर लाइफ। आ रहे ध्यान में, राइट। तो आपको वहाँ पे वही नेसेसरीज फॉर लाइफ दिए गई है, सच एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मैन रिक्वायर्स समथिंग मोर देन द नेसेसरीज फॉर लाइफ टू मेंटेन दी लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब आपकी लाइफ लंबी हो और अच्छी हो, आप और अच्छे से ज़िंदगी जिए। उसके लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से नहीं चलेगा, आपको 2 बार खाना दे दिया, रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिए बेसिक वाले, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप ऐसे जियोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ठहरे लालची इंसान, आपको और चीज़ें चाहिए। आप क्या बोलते हो? ये चीज़ें मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? जिससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क। मिला क्या ये वर्ड? ये बढ़ेगा। सच है, सिर्फ फूड नहीं चाहिए तेरे को, नरिशिंग फूड चाहिए। तो अगर सिर्फ फूड मिल रहा है तेरे को, एक बेसिक फूड मिल रहा है, जैसे आज लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे एनजीओ लोगों को फूड दे रहे हैं, बेसिक फूड दे रहे हैं, पर जो आपको फूड मिल रहा है उससे नहीं, आपको नरिशिंग फूड। नरिशिंग फूड मतलब बेशर्म इधर पिज़्ज़ा बर्गर एंड ये सब नहीं बोल रहा हूँ, गुड न्यूट्रिशियस फूड जिसको अपन बोलते हैं वो वाला चाहिए। क्लॉथिंग भी चाहिए, बट 2 कपड़ों से कुछ नहीं होता, 2 जोड़ों की बात नहीं चल रही यहाँ पर, राइट। तो अपने को एडिक्वेट क्लॉथिंग चाहिए। करोड़ी कपड़े, करोड़ी पानी चाहिए, बट पानी भी कैसा चाहिए? क्लीन वाटर, अच्छा चाहिए। कंफर्टेबल ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब लिविंग, आपको रहने के लिए जो घर होता है उसको ड्वेलिंग कहते हैं। तो आपको जो रहने के लिए जो घर चाहिए वो कैसा घर चाहिए? कंफर्टेबल चाहिए। ऐसा ही नहीं कि भाई कहीं पे बिठा दिया, डाल दिया, फेंक दिया, वो सब नहीं चलेगा, राइट। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एजुकेशन है, एजुकेशन चाहिए और रिक्रिएशन। एजुकेशन आपको समझता है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए एजुकेशन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, की फ़र्क पैदा है, ऐसा होगा आपके लिए। बट अब समझे तो रियल लाइफ में एजुकेशन ज़रूरी है। मैं 2 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक कहना चाहूँगा। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो रोटी कपड़ा और मकान होता है। बट जब डेवलप सोसाइटीज़ आई, समाज जब डेवलप हुआ, वर्ल्ड वाइड जब ग्रोथ हुआ, तो माना जाने लगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये 3 नहीं है। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर ही बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हाइजीन, ये 5 चीज़ों को बेसिक नीड कंसिडर करना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हाइजीन। हाइजीन मतलब हेल्थ, डॉक्टर वगैरह की फैसिलिटीज़। ये 5 चीज़ों को हमने बेसिक नेसेसिटीज़ कंसिडर करनी चाहिए। अरे ध्यान में, तो आप समझ पा रहे हो, हमारे यहाँ पर नेसेसरीज़ में जो हम रोटी कपड़ा और मकान, उसको हम सिर्फ नेसेसरी फॉर लाइफ कहते हैं। बट जो आप एजुकेशन बोल लो, थोड़ा रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब आप थोड़ा जिसको आप बोल सकते हो ब्रेक लेते हो आपकी लाइफ में, लीजर लेते हो, आराम करते हो। जैसे आपने छुट्टी लेना बीच में कभी कभी काम से, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना, जैसे स्पोर्ट्स खेल लेना, ट्रैवलिंग करना, बुक रीडिंग करना, ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं विच दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनेशनली ये चीज़ मानी जा चुकी है कि कोई इंसान, हम इंसान या मशीन नहीं है, कोई इंसान रेगुलरली वर्क नहीं कर सकता। एक रेगुलर टाइम तक अगर वो वर्क करता रहेगा तो पागल हो जाएगा एक दिन, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा कहीं पे लाइफ के अंदर। ऐसा लॉजिकल है, बरोबर है।
इसलिए आप देखोगे इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी अगर आपने देखा रहेगा तो साल में एक 15 दिन का छुट्टी गवर्नमेंट खुद देता है। आपको पता होगा गवर्नमेंट खुद खर्चा उठाता है आपको कि आप जाओ और 15 दिन जाओ बाहर मस्त, और उसका खर्चा भी गवर्नमेंट देता है। अगर आपको जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपने देखे रहेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देखे रहेंगे जहाँ पे लोग जॉब करते रहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स रहेंगे या रिलेटिव रहेंगे, तो उनको साल में एक ट्रिप होती है फ्री। फ्री इन द सेंस उसका मेजर खर्चा गवर्नमेंट खुद देती है। मतलब पहली बात तो गवर्नमेंट आपको काम से छुट्टी दे रही है और बोल रही जाओ घूम करो, उसका पैसा भी, घूमने का भी थोड़ा बहुत पैसा हम आपका उठाएंगे। तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा होती है, ज़रूरी है। ये चीज़ गवर्नमेंट भी मानती है, हर कोई मानता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी बोला जाता है कि आपको साल में कितना टाइम का लीव देना चाहिए एम्प्लॉइज़ को। आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी कौन सी हो गई? नेसेसरी। पहला वाला कौन सा था? फॉर लाइफ था। ये नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी है। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। अगर आपको इतना समझा रहेगा तो आपको समझ रहा है नेसेसरीज ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर नेसेसिटीज आता है, जिसको आप रियल लाइफ में नेसेसिटीज बोलते हो, वो शॉर्ट। नेसेसिटीज मतलब ही आपका ये पहला वाला पॉइंट, दैट इज नेसेसरीज फॉर लाइफ को ही हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं? नेसेसिटीज बोलते हैं। तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो शॉर्टर कॉन्सेप्ट है, नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और नेसेसरीज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नेसेसरीज में नेसेसिटीज इंक्लूड हो गया। समझा क्या? पक्का? तो आपका जो पहला कॉन्सेप्ट था दैट इज नेसेसिटीज, मतलब क्या बोला उसको? नेसेसरीज फॉर लाइफ। दूसरा जो आ गया आपको वो क्या हो गया उसका? नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया, दीज नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसीज। कन्वेंशनल नेसेसिटीज अराइजेस ईदर ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट। ये थर्ड हेडिंग आ गया तेरा, कन्वेंशनल नेसेसरी। अराइजेस ड्यू टू, क्यों अराइज होते हैं? ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम। मतलब क्या? देख सिंपल सी बात है, नेसेसरीज फॉर लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी तेरे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तेरे पास खाना नहीं, अच्छा खाना है, बराबर। मकान नहीं, अच्छा मकान है, कंफर्टेबल मकान है। कपड़े बट अच्छे कपड़े हैं। तेरे पास एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, हेल्थ है। ये सारी चीज़ें तेरी एफिशिएंसी, तेरा ग्रोथ और तेरा डेवलपमेंट करती है ज़िंदगी के अंदर। इजंट इट सो बेटा? तो पहली जो आ गई वो तेरी नेसेसरीज फॉर लाइफ आ गया, दूसरी नेसेसरी और एफिशिएंसी आ गई। एक जीने के लिए, एक बढ़ने के लिए। वापस बोल रहा हूँ, क्या था? एक जीने के लिए, एक बढ़ने के लिए आगे, राइट। तीसरा जो है, तीसरा ना जीने के लिए काम का है ना बढ़ने के लिए काम का है। तीसरा सिर्फ तेरे मन के समाधान के लिए है। तीसरा सिर्फ तू दुनिया को दिखाना चाहता है कि तू बेहतर है, खुद को नहीं तो दुनिया को दिखाना चाहिए। शो शाइनिंग, होशियारी मारना, अपना ऐसे एकदम 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 ऐसे भारी, अपन लई भारी ये बताने का, इसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल नेसेसरीज। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तेरा कन्वेंशनल नेसेसरीज में दो पार्ट आ जाता है। एक जो कंपेलिंग, ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स आ गया, या कन्वेंशन। जो मैंने कहा समाज बोलता है ये होना चाहिए तो होना चाहिए। समाज बोलता है क्या तेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, छी शर्म आनी चाहिए तेरे को, तो बस समाज को दिखाने के लिए तूने गाड़ी ले ली। समाज, तेरे सोसाइटी, तेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तेरे पास इतना ख़राब फ़ोन, मेरा तो कितना भारी फ़ोन, ई शर्म आती है, इतना ख़राब फ़ोन यूज़ करता है, तेरे को खुद को बुरा लगता है, इसके लिए तू नया फ़ोन ले रहा है। तो ये जो तू फ़ोन की डिमांड कर रहा है, ये तेरी क्या बन गई? कन्वेंशनल नेसेसरी हो गई। तो समाज को दिखाने के लिए कर रहा है। हाँ, वही अगर तेरे को क्लास के लेक्चर्स देखने के लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए और अगर तू देख रहा है तो नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी हो गई। आ रहा है समझ में? आज जो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एकदम, हाँ वो अलग बात है, आजकल मोबाइल फ़ोन हमारे लिए नेसेसरी फॉर लाइफ हो चुका है। पहला वाला ऐसा नहीं है, बट मोबाइल फ़ोन नेसेसरी फॉर लाइफ में नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है। तो बिना मोबाइल फ़ोन के भी जी सकता है, पर तेरे पास मोबाइल फ़ोन रहेगा तो तू आगे बढ़ पाएगा, मतलब तेरी बेटर एफिशिएंसी, ग्रोथ जल्दी होगी। इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो सोने पे सुहागा, तो और आगे बेटर वे से बढ़ पाएगा कहीं पर। आ रहा है समझ में? तो पहला कन्वेंशनल नेसेसरी में एक पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ड्यू टू कंपेलिंग, कंपेल कर रहा है, फोर्स कर रहा है। कौन फोर्स कर रहा है बेटा तेरे पे? सोशल कस्टम। और दूसरा प्रेशर ऑफ हैबिट, वही अपनी यश की आदतें जो है, वही वाली बात आ गई, राइट। तो अभी वो मेरे को नहीं समझाने की जरूरत है, वो गंदी गंदी चीज़ें जो होती है, राम 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 राम, हम नाम नहीं लेंगे उस चीज़ों का, भगवान बचा हमको ऐसी चीज़ों से, बट वो गंदी गंदी चीज़ों की जो आपको आदत लग चुकी है, बराबर। दे आर नॉट नेसेसरी ईदर फॉर एग्जिस्टेंस और फॉर एफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट, जो आपकी कन्वेंशनल नेसेसरीज है वही ना ही आपकी किसके लिए काम की आती है? एग्जिस्टेंस के लिए भी काम की नहीं है और एफिशिएंसी के लिए भी काम की नहीं है, बराबर। तो आप इसको आगे और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। ये जो हमने चार्ट बनाया था इसको आप अपने लेवल पे यहाँ पर इसको और बेटर बना सकते हो। ये चार्ट कहीं पे अपने लिए बना के रखना। बाजू वाला जो एरिया है दैट इज़ कौन सा वाला? ये प्रोड्यूसर वाला, इसको आप बाजू में रख देंगे, इसके ऊपर अपन बाद में आएंगे। इजंट इट सो? चलो, बट आपको
आइडिया होगा कि इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिकली वो बाकी का पार्ट बाद में आ जाएगा। डन। अब जो तेरी नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी आई उसको अगर तो अभी समझने की कोशिश करता है, राइट क्या, तो नेसेसरी फॉर नेसेसरीज जो है उसको अपन ने क्या बोला, फॉर लाइफ है, ये एग्जिस्टेंस है, फिर एफिशिएंसी है, और तीसरा जो था वो क्या था बेटा तेरा, कन्वेंशनल नेसेसरी। तो तूने देख लिया कि तेरे इसमें 3 पार्ट आ जाते हैं। डन। बढ़ूँ मैं आगे, चलें। आई होप सबको नेसेसरी समझा है। बढ़े आगे। कंफर्ट्स। भाई कंफर्ट मतलब देख, एफिशिएंसी अलग चीज़ होती है बेटा, कंफर्ट अलग होता है। एफिशिएंसी में तेरी ज़िंदगी और एफिशिएंट हो पाएगी, राइट। कंफर्ट तेरे को सिर्फ आराम मिलेगा, कहीं पे कुछ और बेटर मिलेगा, उसके लिए होता है। वाइल नेसेसरी मेक लाइफ पॉसिबल, कंफर्ट्स मेक्स लाइफ कंफर्टेबल। इन चीज़ों से तेरी लाइफ क्या होगी बेटा, कंफर्टेबल होगी एंड सेटिस्फाइंग, तुझे मज़ा आएगा। देख, मोबाइल फ़ोन होना तेरे लिए क्या है आज के डेट में, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है। नेसेसरीज में नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही। बट अच्छा मोबाइल फ़ोन थोड़ा जिसमें थोड़ी और अच्छे फीचर्स हो, मतलब 10,000 का मोबाइल फ़ोन भी काम कर सकता है, बट तू 15-20 हज़ार वाला मोबाइल फ़ोन ले रहा है जिसमें तेरे को और बेटर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो तेरे सेटिस्फैक्शन के लिए या जस्ट खुद के लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए तो उसको यूज़ कर रहा है। अरे ध्यान में, कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरी। टेस्टी एंड होलसम फूड, अपने ऊपर क्या बोला, फूड को बेस पकड़ते। तो पहले नेसेसरी फॉर लाइफ में बेसिक फूड आया, नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर बेसिक फूड आया, लाइफ एंड एग्जिस्टेंस एक ही बात है। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी के अंदर न्यूट्रिशियस फूड आया, नरिशिंग फूड आया, राइट। अब तेरे लिए टेस्टी वही बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड थोड़े ऊपर के आने लग गए, तो क्या हो गए, होलसम फूड हो गया। हाउस कंफर्टेबल ड्वेलिंग, ऊपर बेसिक घर था, इधर कंफर्टेबल घर था, किधर नेसेसरी फॉर लाइफ में बेसिक घर था, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी में कंफर्टेबल ड्वेलिंग था। यहाँ पे गुड हाउस, थोड़ा अच्छा रूम वूम, अपना प्राइवेट रूम अलग से, सब बेटर वगैरह, थोड़े लई भारी कपड़े वगैरह, पर दैट सूट्स द डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग ओकेजन के अलग कपड़े। ऑडियो विजुअल्स, तेरे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, हेडफोन्स भारी वाले, टीवी हो गया भारी भारी। लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स, मतलब आपकी ऐसी मशीन्स आ गई आपके पास, आप समझ, तो लेबर मतलब मेहनत बचाने वाली। पहले आप झाड़ू मारते तब आपने वैक्यूम क्लीनर ले लिया, तो वैक्यूम क्लीनर कंफर्ट में आ गया आपके, राइट। आप हाथ से कुछ कटिंग करते थे तो अब वेजिटेबल कटिंग मशीन्स ले ली, गैस पे कुक करते थे ओवन ले लिया अलग से बेक करने के लिए। तो ये सब चीज़ आपकी किस में आ गई बेटा, कंफर्ट्स में। बढ़ूँ आ गया। लग्जरीज, लग्जरीज आर दोस, अब ये ऊपर वाले विच आर सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस मतलब क्या, एकदम ही ऊपर के, दैट इज़ वेरी मच हाई स्टैंडर्ड, सुपीरियर स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं। तो ये लग्जरी एकदम भारी, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। आइटम्स सच एज एक्सपेंसिव क्लोथिंग, एकदम भारी भारी वाले डिज़ाइनर ड्रेस हो गए, एक्सक्लूसिव मोटर कार्स ले लिया आपने, क्लासी फर्नीचर ले लिया इम्पोर्टेड वगैरह। गुड्स यूज्ड फॉर वैनिटी, वैनिटी मतलब आप लोगों का प्रेस्टीजियस गुड्स जिसको बोलते हैं, डायमंड्स वगैरह, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अरे ध्यान पक्का। द अबाउ क्लासी कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने 3 क्लासीफाई किया ये एज सच रिजिड नहीं है, एज अ थिंग विच इज़ अ कम्फर्ट और अ लग्जरी फॉर अ वन पर्सन और एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम में बिकम अ नेसेसिटी फॉर अदर। नेसेसरी भी नहीं बोला, क्लियर कट बोला, नेसेसिटी फॉर other person or at another point of time. As all of us are aware that things which were considered as luxury in past have become the comforts and necessary today. तो आपको नहीं समझ लगता ये चीज़ें टाइम टू टाइम वेरी करती है, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। किसी के लिए कोई लग्जरी रहेगा तो किसी के लिए कोई नेसेसिटी रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको रिजिड एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते हैं। जैसे आज से कुछ सालों पहले 15, 20, 25, 30 साल पहले जब आपके पेरेंट्स छोटे रहे होंगे, वो टाइम पे अगर आप देखोगे 30 साल पहले, तो शायद टीवी होना, मोबाइल होना ये लग्जरी प्रोडक्ट था। बट आज एक बेसिक टीवी होना घर पे और मोबाइल होना ये कहीं ना कहीं तुम्हारे नेसेसरीज़ का पार्ट, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी का पार्ट बन चुका है। तो जो चीज़ें शायद पहले लग्जरीज हुआ करती थी वो कंफर्ट बनी, फिर कंफर्ट के बाद अभी नेसेसरीज हो चुकी है। तो टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें बदलती रहती है। तो वी कांट गो विद द रिजिड क्लासिफिकेशन। डन पक्का। छोटा यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कर ले। अब सबको पता होगा व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी एक मतलब किसी भी कमोडिटी में अगर तेरी वांट पूरी करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो हम उसको बोलेंगे उसमें यूटिलिटी है।
अगर कोई कमोडिटी में ये पावर है कि वो तेरी वांट पूरी कर सकता है, अगर कोई कमोडिटी में ताकत है कि वो तेरी वांट पूरी कर सकता है, तो हम कहेंगे उसमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी की अच्छी बात होती है, यूटिलिटी इथिकली कलरलेस है, मॉरललेस है। वो ये नहीं देखता कि वो कमोडिटी अच्छी कमोडिटी है कि ख़राब कमोडिटी है। जैसे तू कोई भी चीज़ को अगर डिमांड करने जाता है, तो तू कोई भी चीज़ चाहता है, तुझे चाहिए, तो तू उसको चाहता क्यों है? क्योंकि तुझे लगता है कि तुझे उसमें से यूटिलिटी मिलेगी। इज़न्ट इट सर? पक्का? मतलब देखो, उसको अगर मैं एक ट्री वाइज या एक हायरार्की वाइज डिस्कस करूँ, तो हमें लगता है कोई भी कमोडिटी में हमें यूटिलिटी मिलेगी, इसीलिए हम उसकी डिज़ायर करते हैं या हम उसे वांट करते हैं। मैं कोई भी चीज़ क्यों चाहूँगा? मैं क्यों चाहूँगा कल मुझे गाड़ी चाहिए, मैं क्यों चाहूँगा कल मुझे कपड़े चाहिए, मैं क्यों चाहूँगा कल मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं क्यों चाह रहा हूँ, मैं क्यों उसकी डिज़ायर कर रहा हूँ, क्यों वांट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है उसमें मुझे क्या मिलने वाला है, यूटिलिटी मिलेगा। और जब वो वांट बैक्ड बाय अदर फैक्टर, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, फिर वो क्या बन जाता है आपका डिमांड। मतलब हर एक चीज़ का बेस जो है वो क्या है, यूटिलिटी है। अगर तुझे किसी चीज़ में यूटिलिटी लगता है तो तू उसको आगे जाके डिज़ायर करेगा तो वो डिमांड में आगे कन्वर्ट होगा, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज इन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। मैंने पहले ही कहा है, न्यू क्लासिकल मतलब पुराने ज़माने में जो नई सोच वाले थे, मेरी भाषा समझ, पुराने ज़माने में जो नई सोच वाले थे। जैसे आज कोई बहुत ज़्यादा एडवांस सोचता है तो हम उसे कंसिडर नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया रे। तो वैसे वो ज़माने में जो लोगों को कहा जाता है ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस सोच रहा है, ऐसे लोगों को न्यू क्लासिकल कहते हैं। क्लासिकल मतलब पुराना, पुराना में न्यू सोच, न्यू मतलब अपडेटेड, नई सोच, पुराने ज़माने में जो नई सोच वाले थे। अरे जानना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कहाँ यूज़ किया गया था? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। सबको पता है यूटिलिटी मतलब क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई भी कमोडिटी में तेरी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है तो हम उसे कहेंगे उसमें यूटिलिटी है। जैसे कोई ड्रंकर्ड है, उसको ड्रिंक की आदत है, उसके सामने दारू की बोतल पड़ी हुई है, गंदी गंदी चीज़ें, बट इकोनॉमिक्स ये सब गंदी गंदी बातों को नहीं मानता। वो बोलता है कि अगर उससे वो लीकर की बोतल में उसकी वांट सेटिस्फाई होने वाली, देन हम समझेंगे वो यूटिलिटी उस लीकर की बोतल में भी है। भाई तेरे को कुछ वीडियो लेक्चर्स देखने, तेरे को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो मोबाइल फ़ोन में तेरी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है। तेरी वांट है तेरे को वीडियो लेक्चर्स देखना है, वीडियो लेक्चर देखने के लिए मोबाइल फ़ोन को तो यूज़ करेगा, मोबाइल फ़ोन तेरी वांट सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल तुझे चक्कर आ गए, दौरा पड़ा हुआ है तेरे को, और तुझे गंदा सॉक्स सुंघाने की ज़रूरत है। आपने देखा रहेगा, ये बहुत बार पिक्चर्स में देखा रहेगा, पता नहीं आपके साथ ऐसा दुख भरा सिनेरियो हुआ था कि नहीं, बट आपको कोई दौरा आया, आप गिर गए, आपको चक्कर हो गया, होके गिर गए, और अभी आपको चक्कर होने का गिरने के लिए अगर आपको गंदा बासी सॉक्स सुंघाने की ज़रूरत है, तो अनफॉर्चुनेटली वो बासी गंदे सॉक्स में भी यूटिलिटी आपके लिए, क्योंकि आपकी वो टाइम की वांट सेटिस्फाई करने की पावर उस गंदे सॉक्स के अंदर। बराबर, डन। सो किसी भी चीज़ में वांट सेटिस्फाइंग पावर है तो हम उसको बोलेंगे यूटिलिटी है। आई होप आपको यूटिलिटी पहले से पता होगा, इससे मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक जा रहा हूँ, उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बड़ा अच्छा शब्द बोला हुआ है ये बेटा, क्या है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? अभी तक मैंने कमोडिटी को कंज्यूम नहीं किया, अभी तक उस कमोडिटी को यूज़ नहीं किया, मुझे लग रहा है उसमें यूटिलिटी है, लग रहा है कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं उसकी डिज़ायर या वांट कर रहा हूँ। तो जब मुझे लग रहा है तो मैं बोलूँगा वो सेटिस्फैक्शन मिला क्या अभी तक मेरे को? नहीं, इट इज़ एन एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। बराबर क्या? when he is willing to spend money on a stock, वापस रीड करता हूँ आपके लिए, it is the expected satisfaction to the consumer when he is willing to spend money on a stock of commodity which has a capacity to satisfy his want। अगर उसमें कैपेसिटी उसकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए उसकी वांट सेटिस्फाई कर सकता है तो हम बोलेंगे उसमें उसकी क्या है? यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज एन एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बाय द कंज्यूमर। वही एक्सपेक्टेड मतलब ही क्या बोला बेटा? एंटीसिपेटेड। सेम चीज़ को अलग इंग्लिश भारी वर्ड में बोला है और कुछ नया नहीं बोला हुआ है। अनदर एंड सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन डिराइव। ये डिस्टिंग्विश दिया हुआ है किसके बीच का? सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी का। क्या बोला गया है? यूटिलिटी इज अ क्या है? एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। यूटिलिटी एंटीसिपेटेड मतलब क्या? एक्सपेक्टेड है, बट सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। इसलिए यूटिलिटी अलग है और एक्चुअल सेटिस्फैक्शन अलग है। अ कमोडिटी हैज़ अ यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन व्हेन इट इज़ नॉट कंज्यूम। बहुत अच्छी है लाइन बेटा, बहुत अच्छी है। क्या बोला है? इवन उसमें यूटिलिटी है अगर वो क्योंकि कंजम्पशन के बाद जो मिलता है वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। कंजम्पशन से पहले जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या है? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आप इवन अगर उसका क्या रहेगा? इवन अगर प्रोडक्ट कंज्यूम्ड नहीं है तो भी उसमें यूटिलिटी रह सकती है, इज़न्ट इट?
अब इस पैराग्राफ में यूटिलिटी के सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, यूटिलिटी तो भी तभी हो सकती है अगर इवन यूटिलिटी हो सकती है उस कमोडिटी में अगर वो कंज्यूम नहीं किया गया है। दूसरा फीचर आप देख सकते हो, इट इज सब्जेक्टिव, दैट इज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, दैट इज एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अ कमोडिटी हैज अ डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन एट अ डिफरेंट प्लेस और अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, वही फीचर है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। भाई यश को फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ में जिससे वो एडिक्ट है उसमें उसको यूटिलिटी दिखेगी, तो मेरे को उसमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा टाइम टू टाइम, वही अपना गर्मी के दौरान आप लोग शायद वुलन क्लॉथ्स की डिमांड नहीं करोगे, आपको उसमें यूटिलिटी नहीं दिखेगा, बट ठंडी में दिखेगी। अम्ब्रेलास का शायद समर में कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा, बट रेनी में रहे, मानसून में रहेगा। तो यूटिलिटी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस उसी पर्सन के लिए भी बदल सकती है। It should be noted that utility is not the same thing as usefulness. अपने फीचर पढ़ा रखा, utility is different from क्या, usefulness. From the economic standpoint, even harmful things like नाम नहीं लेना, harmful things like beep may be said to have the utility because people want them. Economics बोलता है गंदी चीज़ों में भी utility हो सकती है. Thus from the economics, the concept of utility is ethically neutral. शॉर्ट में उन्होंने एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया है। 12th स्टैंडर्ड में यही आपने यूटिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि उनका इंटेंशन उसके आगे उसके बियॉन्ड पढ़ाने का है। डन। अगला पैरा और अगले का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको बेसिक पॉइंट्स वाला पॉइंट समझा। अब मैं कह सकता हूँ कल के लेक्चर से मेन इकोनॉमिक्स हमारा शुरू होगा, जहाँ पर हम बहुत डिटेल में कुछ नया पढ़ेंगे। डन। चल, सो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड इज़ ग्रेट, बाय बाय।